हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए साइंस के यानी कि विज्ञान के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में सीएसबीसी के द्वारा पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि सीएसबीसी के द्वारा ही बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, सीएसबीसी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 के लिए डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को कहा जाता है उत्तक। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, उत्तक। ठीक है। अच्छा, उत्तकों का जो समूह होता है, उत्तकों का समूह, कोशिकाओं के समूह को तो उत्तक कहा जाता है, लेकिन उत्तकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तकों का अध्ययन जो है ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर होते चलेंगे। चलिए, ये सेशन थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप इस सेशन से 50% भी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पौधे में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग पादप उत्तक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पादप उत्तक जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, विभाज्योतिकी उत्तक। ठीक है, एक होता है विभाज्योतिकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। क्लियर? एक होता है विभाज्योतिकी उत्तक, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अब देखिए, ये जो विभाज्योतिकी उत्तक है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। यह पौधे के अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और जो अस्थायी उत्तक होता है यह क्या होता है? यह पौधे के जो यांत्रिक सहायता होते हैं, पौधे में लचीलापन होता है, पौधे के भोजन संचय होता है, पौधे में जो जल और भोजन का परिवहन होता है, इन सब के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन? तो अस्थायी उत्तक। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो विभाज्योतिकी उत्तक है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। ये क्या होता है? यह उत्तक जो होता है जड़ और तने के शीर्ष भाग में होता है। दूसरा होता है पार्श्वत, यानी कि इसको लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। यह जड़ और तने के पार्श्व भाग में होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार का होता है और खास करके अस्थायी उत्तक इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मकसद आपको अस्थायी उत्तक बताना है। देखिए, अब अस्थायी उत्तक जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक सरल उत्तक होता है, एक सरल उत्तक होता है और एक होता है जटिल उत्तक। एक सरल उत्तक होता है और एक जटिल उत्तक होता है। ठीक है, अब देखिए, ये सरल उत्तक में जो आते हैं पेरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, ये जो होते हैं सरल उत्तक हैं। और जटिल उत्तक कौन सा है? तो जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। क्लियर? अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जटिल उत्तक है और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पेरेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, तो कौन सा जटिल उत्तक है? जाइलम है। ये जितने भी काइमा हैं, पेरेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सरल उत्तक हैं और जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल उत्तक है। क्लियर? चलिए, इतना याद रखिएगा आप। देखिए, पौधे में लचीलेपन का गुण जो होता है
यह किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है कोलन कायमा के कारण। कोलन कायमा को जो है हिंदी में कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक, इसको कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, आपको हिंदी याद नहीं रखना है क्योंकि ये सब अंग्रेजी में ही खास करके पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोलन कायमा। यह कोलन कायमा जो है यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक है पेरेन्काइमा। यहाँ पर देखिए पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा का कार्य क्या है? तो पेरेन्काइमा जो है यह पादपों के लिए भोजन का संचय करता है। पादपों के लिए भोजन का संचय करता है पेरेन्काइमा ऊतक। ठीक है, और पेरेन्काइमा ऊतक को ही इसमें ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें हरित लव ऊतक यानी कि कुलरेन्काइमा इसको कहा जाता है। चलिए आगे मिलेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? ट्रैकिड्स जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक हैं। ठीक है, जाइलम में जो भाग होते हैं जाइलम के, जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये होता है ट्रैकिड, हिंदी में इसको कहा जाता है वाहिनिकाय। क्या कहा जाता है इसको? वाहिनिकाय कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, जाइलम जो है जाइलम 4 प्रकार के तत्व से बना होता है। एक ट्रैकिड्स होता है जिसको कि वाहिनिकाएं कहा जाता है, एक वेसल्स होता है। एक क्या होता है? एक वेसल्स होता है जिसको कि वाहिकाएं कहा जाता है, वाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है, 2 तो हो गया। तीसरा है आपका, तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका जाइलम फाइबर है और चौथा जो है जाइलम पेरेन्काइमा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम भी जो है यह 4 तत्वों से बना होता है। एक चालनी लनिकाएं जिसको कि सीओ ट्यूब कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सीओ ट्यूब्स कहा जाता है। पूछा जाए अगर कि सीओ ट्यूब्स किसका भाग है तो याद रखेंगे ये किसका भाग है? तो ये फ्लोएम का भाग है। ठीक है, सीओ ट्यूब्स, उसके बाद कैम्पेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, और उसमें जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है। तो आपको 2 ही याद रखना है। उसमें का आपका याद रखना है कौन सा? तो उसमें आपको याद रखना है ट्रैकिड्स और वेसल, ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, जो कि ट्रैकिड्स किसका है? ट्रैकिड्स जाइलम में पाया जाता है। ठीक है, और फ्लोएम में आपको याद रखना है सीओ ट्यूब्स, सीओ ट्यूब याद रखना है और कैम्पेनियन सेल याद रखना है, कैम्पेनियन सेल। बाकी इसमें भी है जाइलम फाइबर पाया जाता है, इसमें भी फ्लोएम फाइबर पाया जाता है, इसमें भी जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है, इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। क्लियर? चलिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं। अब देखिए ये जंतु ऊतक आ गया। ठीक है, अभी हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा था, जंतु ऊतक आ गया। जंतु ऊतक भी ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक एपिथेलियम ऊतक, इसको हिंदी में उपकला ऊतक कहा जाता है, एपिथेलियम ऊतक, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक ये हो गया, एक संयोजी ऊतक हो गया, संयोजक ऊतक दिया गया, संयोजी ऊतक जिसको कि हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जिसमें कि ब्लड, अस्थि, उपास्थि संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। क्लियर? एक पेशी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक जिसको कि मस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है। एक हो गया तंत्रिका ऊतक जिसको कि नर्वस टिश्यू कहा जाता है। क्लियर? ये 4 ऊतक हो गए। अब इनमें से जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। अभी 4 ऊतकों का मैंने नाम बताया था। देखिए, संयोजी ऊतक यह तो ढक नहीं सकता है, पेशी ऊतक मस्क्यूलर टिश्यू ये भी नहीं ढक सकता है। ठीक है, और आपको ऊपर कौन ढकेगा? कुछ जो चमड़ा है वही ढकता है ना, तो चर्म जो है चमड़ा एपिडर्मिक आपने पढ़ा है, तो इसी तरह से एपिथेलियम ऊतक इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार पुलिस चालक सिपाही। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 60% प्रश्नों का वेटेज जो होगा, 60% प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे, और बाकी 40% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मोटर अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम का जो बुक है ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास,
दूसरा चैप्टर देखिए सुरक्षा एवं सावधानियाँ, तीसरा चैप्टर देखिए चलते वाहन की खराबियाँ एवं आकस्मिक मरम्मत, उसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संकेत, और पांचवा चैप्टर देखिए सड़क के नियम। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 25 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। यहाँ पर सारा चैप्टर दिया गया है, पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सड़क का चिन्ह होता है यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए इन चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इस बुक को परचेज कर लीजिए और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उससे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था ये पादप उत्तक की बात हो रही है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का ही यह पैरेनकाइमा में ही होता है क्लोरेनकाइमा। क्लियर? अच्छा, ये जो मृदुत्तक है क्लोरेनकाइमा है उसमें कैविटीज़ पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? कैविटीज़ पाई जाती है, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे इसमें गुहिकाएँ पाई जाती हैं। गुहिकाएँ पाई जाती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें जलीय पौधे के तैरने के लिए कैविटीज़ होती हैं। और इसको जो है क्या कहा जाता है, इसको एरेनकाइमा कहा जाता है। इसको कहा जाता है एरेनकाइमा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है एरेनकाइमा। क्लियर? तो जलीय पौधों के लिए जब बात करेगा तो एरेनकाइमा याद रखेंगे, जो तैरने के लिए गुहिकाएँ होता है, कैविटीज़ रहता है। और जब क्लोरोफिल की बात करेगा तो इसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। क्लियर? चलिए टफ है ना थोड़ा सा, लेकिन इसी लेवल के प्रश्न होते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आर्थ्रोपोडा संघ जो है इसमें आता है तितली, मक्खी, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सब आता है। केंचुआ नहीं आता है। केंचुआ जो है ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केंचुआ, जोंक, ये सब जो आता है, केंचुआ, जोंक, ये सब एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न का, संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक है। अच्छा, संवेग यानी कि मोमेंटम की बात की जा रही है। अब मोमेंटम से आपको याद होगा कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास का क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही तो यूनिट है मोमेंटम का। तो देखिए कहाँ पर दिया गया, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु को जब पानी में डुबाई जाती है तो उस पर एक ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसका परिणाम द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर? आपने पढ़ा होगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो कोई भी वस्तु जो है जब पानी में उसको डाला जाता है तो वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि दो कण के बीच, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। देखिए दो कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के किस प्रकार संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भली भांति आपको याद होगा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये फॉर्मूला आपको भली भांति याद होगा कि F इक्वल टू जी क्या है यहाँ पर, तो जी जो है फ्रेंड्स यह एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अभी मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल, चूंकि दो यहाँ पर पिंड हैं तो एक पिंड का द्रव्यमान m1 हो गया और एक पिंड का m2 हो गया, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी है, d को हम डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं r भी लिखा रहेगा, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिलेशन है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर।
ठीक है, एक तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, उनके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। तो ये वाला जो है रिलेशन सही दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब ये बात जी की आई है। जी क्या है? तो जी मैंने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मान पूछा जाता है। जी का मान कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻11, और ये यूनिट आपको खास करके याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी का मान क्या है? जी का मान क्या होता है? जी का मान तो आपको पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बताएंगे जी का मान पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर क्या होता है। देखिए पृथ्वी के सतह से आप नीचे जाइए या ऊपर जाइए, जी का मान जो है सदैव घटता है ऊपर या नीचे जाने पर। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम ध्रुव पर होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुव पर होता है। और न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो न्यूनतम जो है जी का मान ये भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उससे क्या कहते हैं। अभी जस्ट इस प्रश्न को मैंने बताया है, और ये प्रश्न खास करके मैंने आपके लिए रखा है कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। आपको इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया है। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन जो होता है यह होता है स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि हिंदी में इसको रंग्र कहा जाता है। ठीक है, रंग्र के द्वारा होता है। कहीं के रंग्र आपको रहेगा तो दोनों याद रखेंगे। अच्छा, ये जो वाष्प उत्सर्जन की दर है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तब वाष्प उत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ेगी तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन की भी दर बढ़ जाएगी। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा तो भी वाष्प उत्सर्जन बढ़ गई, तापक्रम बढ़ा तो भी वाष्प उत्सर्जन बढ़ गई। आर्द्रता जब बढ़ेगा तब वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाएगी। आर्द्रता जब बढ़ेगा तब वाष्प उत्सर्जन की दर घट जाएगी। वायु की गति भी तेज होगा तब भी वाष्प उत्सर्जन तेजी से होगा। क्लियर। तो सिर्फ आर्द्रता में घट जा रही, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन घट जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अच्छा, आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वाष्प उत्सर्जन की दर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन की दर जो है इसको मापा जाता है गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, गैनोंग पोटोमीटर, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। चलिए, तो ये स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि कैसा उत्तक है? अभी मैंने आपको बताया अस्थि, उपास्थि, ब्लड यानी कि रक्त, ये जो है ये संयोजी उत्तक हैं, कनेक्टिंग टिश्यू हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण कौन सा उत्तक करता है? अच्छा, ये तो जंतु हो गया। अगर पादप में पूछ ले तो पादप में भोजन का संग्रहण कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि पादप में भोजन का संग्रहण जो है, भोजन का संचय जो है यह पैरेन्काइमा करता है। कौन करता है? तो ये पैरेन्काइमा करता है। मैंने बताया भी था कि पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा करता है। और जंतुओं में भोजन का संग्रहण पेशी उत्तक करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खाली स्थान दिया गया है, तंत्रिका उत्तक की एक इकाई होती है। तंत्रिका उत्तक की इकाई जो है यह कौन सी होती है? इसमें से न्यूरॉन है। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरल उत्तक का प्रकार नहीं है? अच्छा, सरल उत्तक के बारे में और जटिल उत्तक के बारे में मैंने बताया था। जटिल उत्तक दो ही चीज़ याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक हैं। बाकी जो भी आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब दिख गया, ये आपके सरल उत्तक हैं। तो फ्लोएम जटिल उत्तक है, फ्लोएम और जाइलम ये दोनों जटिल उत्तक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? जो शैवाल हैं उनमें किस तरह का विभाजन पाया जाता है?
तो देखिए और जो इसमें जो है असूत्री विभाजन पाया जाता है। असूत्री विभाजन जो है ये जीवाणु, असूत्री विभाजन जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में असूत्री विभाजन पाया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानवों में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास क्या है। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास क्या है। तो ये औसत परास जो है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, और ये देखिए 20,000 जो हर्ट्ज है इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और ये 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक की होती हैं इसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ध्वनि का वेग और आवृत्ति को इस तरह से थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको पता चले इस तरह से। ठीक है, एवं तरंग दैर्घ्य के संबंध आपको बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि किसी माध्यम में तरंग का वेग उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। किसी माध्यम में तरंग का वेग उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वाला रिलेशन है, कहाँ पर है ये वाला रिलेशन, तो देखेंगे ये वाला रिलेशन जो है फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक मशीन 200 जूल का कार्य 8 सेकंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य कितनी है। मशीन की सामर्थ्य यानी कि मशीन का पावर पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पावर बराबर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम यानी कि कार्य बटा समय होता है। कार्य दिया गया है कितना, तो कार्य 200 जूल दिया गया है, समय दिया गया है 8 सेकंड। अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 8 दूना 16 और 8 पच्चीस 40 यानी कि 25 आ गया। और पावर का यूनिट आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ 25 यहाँ 2 जगह है 3 जगह है, तो पावर का वाट होता है, तो 25 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्नायु और कंडरा, अब ये शुद्ध हिंदी है। स्नायु को अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो स्नायु को अंग्रेजी में कहा जाता है लिगामेंट्स। स्नायु को क्या कहा जाता है, लिगामेंट्स कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिगामेंट्स। ठीक है, ये स्नायु है, स्नायु को लिगामेंट कहा जाता है। और कंडरा को टेंडन कहा जाता है। कंडरा को क्या कहा जाता है, कंडरा को टेंडन कहा जाता है। तो स्नायु और कंडरा यानी कि लिगामेंट्स और टेंडन ये क्या हैं, तो ये संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। संयोजी ऊतक याद रखेंगे। अच्छा, लिगामेंट्स का कार्य पूछा जाता है। लिगामेंट्स क्या करता है, यानी कि जो स्नायु है ये 2 हड्डियों को एक साथ जोड़ता है, और टेंडन जो है ये हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। और ये 2 हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया गया है, बताएंगे कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा। अच्छा, आवृत्ति और टाइम पीरियड का गुणनफल 1 होता है। टाइम पीरियड और जो आवृत्ति है, आवृत्ति या इसी तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका गुणनफल 1 होता है। तो आवृत्ति बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 1 बटा टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ऑप्शन 3 नंबर सेकंड इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग के 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा हाफ mv²। कह रहा है प्रश्न में कि मास में कोई चेंजिंग नहीं है और ये 3 गुना उसकी ऊर्जा प्रारंभिक वेग कर दिया जा रहा है, तो यानी कि 3v² हो गया। अब यहाँ पर हाफ m 3 तिरका 9v² हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप गतिज ऊर्जा वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें से आप फार्मूला को बाहर निकालेंगे। अब इसमें फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m और v², तो यहाँ पर निकाल दीजिए हाफ
m और v स्क्वायर। अंदर क्या बच गया, अंदर 9 बचा, इस 9 को बाहर कर दीजिए। एक ही बात तो है, तो इससे पता भी चल जाएगा कितना है, तो 9 गुनी हो गई। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, 9 गुनी हो गई, तो इस तरह से 9 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वायरस से होने वाला रोग निम्नलिखित में से नहीं है। इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है? तो डेंगू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, एड्स भी होता है, हैजा नहीं होता है। हैजा जो होता है ये जीवाणु से होता है, हैजा बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो रोग है यह कौन सा रोग है? तो फ्रेंड्स यह हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है, राइट आंसर हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? एंटीबॉडी का निर्माण जो है यह होता है किसके द्वारा? यहाँ सुधार करेंगे, इसको लिम्फो इस तरह से लिखिए। ठीक है, लिम्फरो नहीं होगा, ये लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बना लीजिए इसको लिम्फोसाइट्स। चलिए बताइएगा कि एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो है लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। सेम प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का और एक ईईजी होता है। ईईजी यह हृदय के लिए होता है, ये मस्तिष्क के लिए होता है, और ईसीजी हृदय के लिए होता है। ठीक है, ईसीजी हृदय के लिए और ईईजी जो है ये मस्तिष्क के लिए, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब बताइए कि ईसीजी का पूरा इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीजी का क्या होता है? तो ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि कार्डियोग्राम नहीं, कार्डियोग्राफ दिया गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ईईजी का क्या होता है? ईईजी का होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो रक्त प्लाज्मा जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, अच्छा रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? तो रक्त में प्लाज्मा 55% लगभग होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? तो लगभग 55%। और प्लाज्मा में क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन का केस आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन होता है। देखिए किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर के मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? किस गैस के कारण? तो यह गैस जो है जिसके कारण पावरोटी और केक या रोटी फूलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किया जाता है, बताएंगे। अग्निशामक के रूप में किया जाता है किसका इसमें से इस्तेमाल? तो ये बेकिंग सोडा का किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नेटल पौधे, नेटल एक तरह का पौधा होता है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो नेटल पौधे की पत्तियों पर जो होता है क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। ये डंक जो होता है उसमें मेथोनोइक अम्ल जो है स्रावित होता है, मेथोनोइक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि 2, 8, 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2, 8, 10 और 11 यानी कि 11 एटॉमिक नंबर किसका है? अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 11 सोडियम का होता है। ठीक है, 11 सोडियम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है ये किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है ये गामा किरण की होती है। किसकी होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरण हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसका होता है? सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता जो है ये अल्फा किरण का होता है। अगला प्रश्न कि 573 केल्विन का समतुल्य तापमान सेंटीग्रेड में क्या होगा? तो आपको पता है कि सेंटीग्रेड में हम जब भी सेंटीग्रेड से हम केल्विन में जाते हैं तो सेंटीग्रेड से केल्विन में 273 जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं ना, आपको याद है ना कि 0 डिग्री C + 273, ये केल्विन में इस तरह से हम लोग इसको बदलते हैं।
तो देखिए अब आपको उल्टा आना है, केल्विन से सेल्सियस में आना है। तो आपको क्या करेंगे, 573 में से 273 को घटा देंगे तो आपको सेंटीग्रेड मिल जाएगा। तो 0 ये आपका कितना हो जाएगा 0, और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा केल्विन में दिया गया 273 केल्विन। क्लियर। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो ये ठंडा जो होता है ये वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वाष्प उत्सर्जन दिया गया है, वाष्प उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है? तो यह ग्रंथि कौन सी है? यह ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अच्छा ईस्ट में और अमीबा में, याद रखेंगे ईस्ट में और अमीबा में ये अलैंगिक जनन होता है। किसमें, क्या कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में और अमीबा में। और ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। और अमीबा में जो होता है ये द्विविखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, द्विविखंडन के द्वारा, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? मादा भाग जो है इसमें से जयांग है और पुंकेसर नर भाग होता है। क्लियर। पौधों के मादा भाग को, पौधे का नहीं पुष्प का इस तरह से अगर मादा भाग रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, इस तरह से भी याद रखेंगे, जयांग हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन इसमें से कौन सा नहीं है बताइए, सोच समझ करके आंसर दीजिए। एथिलीन बिल्कुल है, ये फलों के पकाने में सहायक होता है। ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, यह जंतु हार्मोन है। दुग्ध स्रावन के लिए यह जिम्मेदार होता है, यानी कि दूध निष्कासन के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको डाउट होगा लेकिन क्लियर करता हूँ। एंड्रोजन हार्मोनों का एक समूह है, एंड्रोजन हार्मोनों का एक समूह है जिसको कि नर हार्मोन कहा जाता है, नर हार्मोन कहा जाता है। लेकिन एंड्रोजन नर और मादा दोनों में पाया जाता है, और इसको कहा जाता है नर हार्मोन, लेकिन पाया जाता है नर और मादा दोनों में, लेकिन ये कहा जाता है नर हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का यानी कि जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? बताएंगे भाई, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह अधातु जो है यह ब्रोमीन है। ठीक है, एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला पूछा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का क्या होगा? तो एल्काइन का जो होगा फॉर्मूला इसका, ये आपका CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का। ये एल्कीन का है, ये एल्केन का है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? चलिए, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है दमित्री मेंडलीव को। तो इन्होंने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के और मूल गुणधर्म के आधार पर, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 63 ज्ञात तत्व थे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या बताइए, आपने 50% सॉल्व कर दिया है। आंत्र ज्वर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर कमेंट करके इसका बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर